हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? कल थोड़ा बारिश की वजह से जो हम क्लास नहीं ले पाए, तो आज हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्लास स्टार्ट करने से बता देते हैं कि आप लोग गूगल प्ले पे जाके KVC एजुकेशन ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जो हम सारा लाइव क्लास स्टडी मटेरियल सारा चीज है, उसमें आपको 599 रुपया पे करना होगा। उसको पे कर दीजिएगा। बहुत सारा फैसिलिटी मैं दे रखा हूँ ऐप में। अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आवेश क्या है, अब हम उससे आगे चर्चा करते हैं आवेश के मूल गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो सबसे पहला चीज होता है कि आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं, यानी किसी भी वस्तु के विभिन्न भागों पर उपस्थित कुल आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। चूंकि आवेश एक अदिश राशि है और जितने भी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होते हैं सबका अलजेब्रिक सम ही होता है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितना भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, सबका कौन सम होता है? अलजेब्रिक सम होता है। तो किसी भी वस्तु के विभिन्न भागों पर उपस्थित कुल आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। जैसे मान के लिए यहाँ 1 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, यहाँ +5 कूलम है, यहाँ 3 कूलम है। तो 5 3 8 1 9 -2 क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज 7 कूलम। फिर अगला चीज है कि समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में विकर्षण होता है। यदि प्लस प्लस रहे और माइनस माइनस रहे, इसमें क्या हो जाएगा? विकर्षण। विकर्षण विकर्षण मतलब क्या हुआ? दूर धकेलना। दूर धकेलना। दूर हम लोग किसको धकेलते हैं? जिससे दुश्मनी रहता है। और असमान प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता। ये तो प्रकृति का नियम है। आकर्षण मतलब क्या हुआ? नजदीक खींचना। आकर्षण मतलब क्या हुआ? नजदीक खींचना। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ प्यार। तो पहला मूल गुण हुआ कि आवेश क्या होते हैं? आवेश योगात्मक होते हैं। किसी वस्तु के विभिन्न भागों पर उपस्थित कुल आवेशों को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं। समान प्रकृति के आवेशों में विकर्षण होता है और समान प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। फिर अगला चीज है कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में जहां भी केमिस्ट्री में संरक्षण रहे तो संरक्षण का मतलब होता है न तो उत्पन्न न तो नष्ट। टोटल चीज क्या होगा? नियत, यानी टोटल रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे है कि आवेश संरक्षित होते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी हम कह सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। केवल आवेश को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। उसको न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। यानी टोटल चार्ज क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। इसका हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के NaCl ले लेते हैं। इस पे टोटल चार्ज क्या है? 0। यदि इसका आयनीकरण होगा तो Na+Cl-, यानी इस टोटल चार्ज को भी जोड़ दिया जाए तो 0। यानी टोटल चार्ज पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। तो अब इसी का एक अगला उदाहरण है युग्म उत्पादन, पेयर ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश क्या है? फोटोन है। तो जब फोटोन
का एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन, पेयर ऑफ प्रोडक्शन। फोटोन का ध्यान दीजिए, फोटोन जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? युग्म उत्पादन, पेयर ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें भी आवेश संरक्षित रहता है। जैसे ये हुआ फोटोन, फोटोन पे टोटल चार्ज क्या होगा? 0, इसका मास भी 0। अब यदि ये एक पॉजिट्रॉन में टूटे और एक इलेक्ट्रॉन में टूटे तो यहां पे भी दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों पे टोटल चार्ज क्या हो जाता है? 0। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बहुत ही ये मजेदार बात है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। यहां पे देखिए कि जो भी वैज्ञानिक है तो वो बताए कि आवेश जब भी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के संख्या के पूर्णांक गुणज में होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश रहता है तो उस आवेश का पूर्णांक गुणज किसी वस्तु पे कुल आवेश होगा, अर्थात Q बराबर Ne। इसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। Q मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। N मतलब क्या हुआ? ये आपका जो है एक पूर्णांक संख्या हुआ। क्या हुआ? पूर्णांक संख्या। यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होगा? पूर्णांक संख्या। और ई मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज, जो कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका n क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब क्या हो? पूर्ण संख्या, मतलब कह दीजिए कि एकदम पूरा का पूरा संख्या, यानी बट्टे तट्टे भिन्न सब में नहीं रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या हुआ? आपका एक पूर्णांक संख्या हुआ। तो Q इजकल टू टोटल चार्ज, N इजकल टू पूर्णांक संख्या, E इजकल टू 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज, जो कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस चीज को ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में जो सबसे कम आवेश पाया जाता है, सबसे कम आवेश का जो परिमाण होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। वो किस पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। और कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। और इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश किसको कहते हैं? आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। सबसे कम आवेश का परिमाण कहाँ होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। बाद में वैज्ञानिक देखें कि प्रोटॉन पे भी उतना ही है, मगर दोनों का प्रकृति क्या है? अलग अलग है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। और आप जब भी देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100 150 होगा, मगर कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो कि हम बोल दिए 100 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो दरअसल हम 100 200 1000 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो बोले हैं तो वो हम किसी बॉडी से बोल रहे हैं, न कि हम जो किसी बॉडी से बोल रहे हैं। अब देखिए, प्रत्येक बॉडी में जो है, मान के चलिए जैसे ये आयरन है, तो आयरन में जो है जरूरी नहीं है कि आयरन का यहाँ पे एक ही अणु होगा। जितना साइज बड़ा होगा उतना अधिक अणु होगा, उतना अधिक उसका जो न्यूक्लियस होगा। और यदि मान के चले कि इसमें 1000 अणु है आयरन का, तो प्रत्येक का नाभिक यदि एक एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो टोटल कितना करेगा? 1000 करेगा। तो इसलिए फिजिक्स में आपको जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 1000 2000 5000 ये सब भी दिख सकता है, मगर केमिस्ट्री में जो है लिमिटेशन है। वहां पे बात होता है किसका? समझ ही गए होंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये चीज आ गया समझ में, आवेश का क्वांटमीकरण।
अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो है कूलम का नियम। वो क्या है? कूलम का नियम। कूलम के नियम को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक जो पहले थे तो वहां पे बहुत ज्यादा संसाधन का क्या था? अभाव था, मतलब उसका जो है ना दिमाग कुछ ज्यादा ही फास्ट चलता था। तो कूलम साहब एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो देखे कि दो आवेश को Q और Q को, मान लीजिए Q1 और ये Q2 दो आवेश है, दोनों के बीच का दूरी क्या है? R। दोनों के बीच का दूरी क्या है? R। देखिए, यदि दोनों का प्रकृति समान, दोनों का प्रकृति क्या है? समान है, तो ये एक दूसरे को धकेल रहा, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? धकेल रहा, दूर धकेल रहा। और यदि एक प्लस है और एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो देखा कि ये एक दूसरे को खींच रहा। क्या कर रहा? खींच रहा। कूलम साहब क्या किए? दो आवेश लिए। क्या लिए? दो आवेश लिए, और दो आवेश को r डिस्टेंस पे या कुछ डिस्टेंस पे वो क्या किए? रख दिए। रखने के बाद वो देखते हैं कि यदि वो समान प्रकृति का आवेश है तो एक दूसरे को धकेल रहा, और असमान प्रकृति का आवेश है तो वो एक दूसरे को खींच रहा। तो उन्होंने बोला कि दो, अरे खींचो या धक्का, उनको लगा अरे खींचो या धक्का, ये क्या है? तो बच्चे में पढ़े हैं सर, कोई बल करता है, खींचो या धक्का क्या कहते हैं? बल कहते हैं। पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो उन्होंने देखा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, वो दो आवेश को क्या किए? कुछ दूरी पे स्थिर करके रख दिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब उस बल को मेजर करने के लिए उन्होंने जो नियम दिया उसको कूलम का नियम कहते हैं। तो वो नियम कैसे दिए? वो देखे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ये जो लगने वाला कौन सा बल है? आकर्षण या विकर्षण बल। आकर्षण या विकर्षण बल क्या है कि जब आवेश का हम परिमाण बढ़ा देते हैं, जब आवेश का क्या करता है? परिमाण बढ़ा देते हैं, तो बल का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जबकि आवेश का परिमाण घटा देने के बाद बल का परिमाण घट जाता है। तो एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा को बढ़ा रहे हैं तो पहला घट रहा है। इस चीज को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती, सीधा अनुपाती। फिर देखें, यदि हम दूरी को घटा रहे हैं तो बल का परिमाण बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दूरी घटा रहे हैं तो बल का परिमाण क्या हो रहा? बढ़ रहा है। और दूरी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं तो बल का परिमाण घट रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। तो उन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण या विकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण या विकर्षण बल क्या होता है? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो क्या देखे? दो स्थिर बिंदु आवेश को लिए क्या देखे? या तो उसमें आकर्षण बल लगता है या विकर्षण। जब हम आवेश का परिमाण बढ़ा देते हैं तो बल का परिमाण बढ़ जाता है, आवेश के परिमाण को घटा देते हैं तो बल का परिमाण घट जाता है। तो वो क्या बोले कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर देखें कि दूरी बढ़ाने के बाद बल क्या होता है? घट जाता है, और दूरी घटाने के बाद बल बढ़ जाता है। तो वो सोचे कि ये तो व्युत्क्रमानुपात है, यानी उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हम सजा के ऐसे लिख सकते हैं, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। यदि हम इस चीज को हटाएं तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, Q1 Q2 by R square। यह आपका हो गया इक्वेशन 1। अब ध्यान दीजिएगा, हवा माध्यम के लिए ये जो K का मान है अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। अब जो है इससे K का मान हवा और निर्वात यानी वैक्यूम के लिए, वैक्यूम वैसे स्थान को कहते हैं जहां हवा भी मौजूद नहीं हो, कुछ भी नहीं हो।
तो हवा या निर्वात माध्यम के लिए, हवा या निर्वात माध्यम के लिए के इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, 1/4πε0। यानी आप कह सकते हैं कि एफ एयर यानी एयर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हवा और निर्वात के अलावा यदि कोई अन्य माध्यम हो तो आपका जो है के इक्वल टू क्या होगा अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए के इक्वल टू क्या होगा 1/4πε। यानी आप कह सकते हैं अन्य माध्यम में आपका जो एमईडी मतलब क्या हुआ मीडियम। यदि हवा और निर्वात के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा कि कूलम साहब जो नियम दिए तो वो क्या दिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण या विकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको इक्वेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, हवा और निर्वात माध्यम के लिए एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो एयर में फोर्स कितना रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और हवा और निर्वात के अलावा यदि कोई दूसरा माध्यम हो तो वहां पे फोर्स कितना होगा FMED इक्वल टू, वहां पे केवल के का वैल्यू होता है 1/4πε। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ केवल एप्सिलॉन, और इसका वैल्यू होता है एफ मीडियम इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर जो ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं वो KVC एजुकेशन ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। तो मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।